सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 1 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है भाषा, व्याकरण एवं वर्ण विचार। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं और जानते हैं सभी चीजों को विस्तार पूर्वक। अध्याय 1 भाषा, व्याकरण एवं वर्ण विचार। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है जिसका अर्थ है बोलना। इस भाष से ही भाषा शब्द अस्तित्व में आया। इस प्रकार हम जो कुछ भी किसी अभिप्राय से अपने मुख से कहते अथवा बोलते हैं वह सब भाषा है। भाषा मन के भावों या विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम है। तो बच्चों, जो भाषा शब्द है उसकी जो रचना हुई है, संस्कृत का एक शब्द होता है भाष जिसका अर्थ होता है बोलना, उससे हुई है। तो इस शब्द से भाषा शब्द हमारे जो अस्तित्व में आया है, प्रकाश में आया है, हमें पढ़ने को मिला है। और इसका अभिप्राय यही है कि जो हम मुख से कुछ भी बोलते हैं, कहते हैं, वो सब भाषा है। भाषा क्या होती है? मन के भावों को, मन के विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम है, बताने का माध्यम है। तो यहाँ पर एक परिभाषा भी है, जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने भावों या विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं। तो भाषा ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन में जो भी बातें उठ रही हैं, जो भी विचार आ रहे हैं, उसको प्रकट कर सकते हैं और दूसरों के भावों को, विचारों को जान भी सकते हैं। अब आते हैं भाषा के प्रकार। मनुष्य प्राय 3 प्रकार से अपने विचार प्रकट करता है, बोलकर, लिखकर तथा संकेतों द्वारा। तो मनुष्य को अपने मन की बात जब भी बतानी होती है वो 3 तरीके से बताता है, बोलकर बताता है, लिखकर बताता है या फिर संकेतों के माध्यम से बताता है, इशारे कर बताता है। व्याकरण में संकेतों को भाषा के रूप में स्थान नहीं दिया जाता है, अतः विचार प्रकट करने की 2 प्रक्रियाएं, बोलना तथा लिखना ही व्याकरण में स्थान पाते हैं। इस प्रकार भाषा के 2 रूप हो जाते हैं। तो इशारों की भाषा व्याकरण में नहीं आती, इसीलिए 2 प्रकार के रूप हैं भाषा के। एक होती है उच्चारित या मौखिक भाषा, दूसरी होती है लिखित भाषा। ये 2 रूप हो गए। तो बच्चों, ये जो 2 रूप है, एक में हम अपनी बात बोलकर बताते हैं, सामने वाला सुनकर समझता है, दूसरे में हम अपनी बात लिखकर बताते हैं, सामने वाला पढ़कर समझता है। अब आती है अगली उपभाषा। उपभाषा किसे कहेंगे? बोली का विकास होने पर उसका क्षेत्र बढ़ जाता है। ऐसे में पढ़ा लिखा वर्ग भी उसे प्रयोग में लाने लगता है और उसमें साहित्य का निर्माण होने लगता है। इस स्थिति में यह उपभाषा का रूप लेने लगती है। ब्रज भाषा, अवधी, मैथिली तथा खड़ी बोली बोलियां हैं, परंतु साहित्य में रचना स्थान पाने पर यह उपभाषा बन गई है। तो बच्चों, एक बोली होती है। सबसे पहले बोली, उपभाषा को समझने के लिए हमें बोली को समझना होगा। बोली क्या है? जो बहुत छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है। हमारे देश में पता नहीं कितनी सारी ही बोलियां जो बोली जाती हैं, लेकिन जब बोली विकसित रूप में आ जाती है, विकसित रूप में कैसे? कि जो समाज का पढ़ा लिखा वर्ग है, पढ़े लिखे लोग हैं, उसको प्रयोग में ले लेते हैं, उसमें साहित्य की रचना करने लगते हैं, साहित्य लिखने लगते हैं, जैसे हमारे बहुत बड़े बड़े कवि लेखक हुए हैं, और फिर वो उपभाषा बन जाती है। ब्रज भाषा, अवधी, मैथिली और खड़ी बोली ऐसी ही बोलियां थी जो बाद में उपभाषा बन गई क्योंकि इनको साहित्य में स्थान मिला। अब आते हिंदी भाषा। व्युत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द की उत्पत्ति सिंधु शब्द से मानी जाती है। कुछ विदेशी लोग सा का उच्चारण ह करते थे, इस कारण सिंधु शब्द का उच्चारण हिंदू हो गया, अतः हिंदुओं द्वारा प्रयुक्त भाषा हिंदी कहलाई। तो अगर हम उत्पत्ति की दृष्टि से देखें हिंदी शब्द को, तो जो सिंधु शब्द से बना है, क्योंकि कुछ बाहर के लोग आते थे, वो सा को ह बोलते थे, इस कारण सिंधु से उन्होंने हिंदू बोला और हिंदुओं के द्वारा जो भाषा प्रयोग की गई वो हिंदी कहलाई। वास्तव में हिंदी किसी प्रदेश की भाषा नहीं है, सही अर्थों में यह एक भाषा न होकर भाषा समूह है जिसमें अनेक भाषाएं, उपभाषाएं, बोलियां तथा उपबोलियां सम्मिलित है। यह एक प्रिय एवं मधुर भाषा है जो अत्यंत विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। हिंदी भाषा संविधान द्वारा स्वीकृत भारत की राजभाषा है। तो बच्चों, अगर हम देखें तो हिंदी अपने आप में कोई भाषा नहीं बल्कि भाषाओं का समूह है। इसमें बहुत सारी भाषाएं, उपभाषाएं, बोलियां सब कुछ आती हैं। बहुत ही मतलब सुंदर भाषा है ये, जो कि बहुत ही मीठी है, बहुत ही प्यारी है और बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है भारत के। और भारतीय संविधान में इसको राजभाषा के रूप में मान्यता भी प्राप्त है। संस्कृत भाषा इसकी जननी है और इसी से अभिव्यक्ति की क्षमता
इसे विरासत में मिली है। तो संस्कृत भाषा से बनी है हमारी हिंदी भाषा, इसीलिए जैसे संस्कृत भाषा का जो क्षेत्र है बहुत विस्तृत है, ऐसे ही हिंदी भाषा का भी है। हिंदी भाषा अन्य भारतीय भाषाओं की तुलना में सरल है, इसकी लिपि वैज्ञानिक है, यह जैसी बोली जाती है वैसे ही लिखी जाती है। तो अगर हम देखें और अगर हम देखें बच्चों ये बात कि भारत में जितनी भी भाषाएं बोली जा रही हैं उनमें जो हिंदी है सबसे सरल है, ये एक वैज्ञानिक भाषा है, क्योंकि ये जैसी बोलते हैं हम वैसा ही लिखते हैं। देश में अनेक प्रदेशों जैसे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान आदि में इसे मातृभाषा के रूप में जाना जाता है, मातृभाषा है। भारत के दक्षिणी भारत में बोली जाने वाली हिंदी भाषा दक्षिणी हिंदी कहलाती है। हिंदी की खड़ी बोली को राजभाषा का स्थान दिया गया है। तो जो दक्षिण भारत की साइड बोली जाती है वो दक्षिणी हिंदी है, और जो खड़ी बोली जो हमारी पहले बोली थी फिर उपभाषा बनी और अब वही वाली खड़ी बोली को ही राजभाषा के रूप में मान्यता मिली है। हिंदी की उपभाषाओं को 5 वर्गों में बांटा गया है। तो मतलब जो भी हमारी हिंदी की बोलियां हैं हम उसके उपभाषाएं भी कह सकते हैं, 5 भागों में विभाजित है। सबसे पहले आती है पूर्वी हिंदी, जो पूर्व की साइड बोली जाती है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी वर्ग की उपभाषाएं। फिर आती है पश्चिमी हिंदी, जो पश्चिम साइड में बोली जाती है, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, कन्नौजी और बुंदेली बोलियां इसके अंतर्गत आती हैं। फिर आती है बिहारी हिंदी, मैथिली, भोजपुरी और मगही इस वर्ग की प्रमुख उपभाषाएं। राजस्थानी हिंदी, जो राजस्थान साइड बोली जाती है, जयपुरी, मारवाड़ी, मालवी, मेवाती और बांगड़ी राजस्थानी वर्ग की उपभाषाएं। फिर आती है पहाड़ी हिंदी, गढ़वाली और कुमाऊनी उपभाषाएं इस वर्ग में आती हैं। संपर्क भाषा के रूप में बोलचाल हिंदी का प्रयोग भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में होता है, यानी कि पूरे भारत में हिंदी संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग की जाती है। यह साहित्य के साथ साथ ज्ञान, विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा, माध्यम तथा तकनीकी कामों की भाषा के रूप में विकसित हो रही है। आज हिंदी केवल भारतीय ही नहीं अपितु अंतरराष्ट्रीय स्वरूप भी स्थापित कर चुकी है। विश्व के अनेक देशों जैसे कौन कौन से देश हैं? फिजी, मॉरिशस, नेपाल, इंग्लैंड, कनाडा, गुयाना, सूरीनाम, त्रिनिदाद आदि में हिंदी बोली जाती है। तो बहुत सारे देशों में दूसरी भाषा के रूप में हिंदी को पढ़ाया जाता है, हिंदी बोली जाती है, और क्योंकि अब इसने अंतर्राष्ट्रीय स्थान प्राप्त कर लिया है, बहुत सारे तकनीकी कामों में काम आने लगी है। वाणिज्य हो, शिक्षा हो, ज्ञान विज्ञान, हर जगह हिंदी का प्रयोग हो रहा है, हर जगह हिंदी का बोलबाला हो गया है। हिंदी का मानक रूप भाषा विशेष का प्रयोग विस्तृत भूभाग पर होने के कारण उसमें उसकी बोलियों और उपभाषाओं के प्रयोग होने लगते हैं तथा भौगोलिक भिन्नता के कारण उसके रूप में विविधता आ जाती है। अतएव भाषा में एक रूपता तथा अनुशासन लाने की दृष्टि से उसके मानक रूप की आवश्यकता पड़ती है। इससे शब्दों की एक रूपता बनाए रखकर उनके प्रयोग भेद के भ्रम को दूर करने की व्यवस्था होती है। मतलब ये कह रहे हैं कि बहुत बड़े भूभाग में हिंदी भाषा को बोला जाता है, बहुत सारी हिंदी की बोलियां हैं, उपबोलियां हैं, उपभाषाएं हैं, लेकिन हमारे देश में बहुत सारी भौगोलिक विभिन्नता है। हिंदी को लोग अपने अपने तरीके से बोलते हैं। अगर उसमें एक रूपता ना हो, अनुशासन ना हो, तो ना तो साहित्य की रचना हो पाएगी, ना ही हम शब्दों वाक्यों के सही रूप को जान पाएंगे। इसीलिए एक रूपता को बनाए रखने के लिए उसके मानक प्रयोग की आवश्यकता होती है, इसीलिए मानक रूप प्रदान किया गया है हिंदी को। उदाहरण स्वरूप हिंदी में प्रचलित कई वर्ण अथवा संयुक्त व्यंजन ऐसे होते हैं जिनके दो दो रूप प्रचलित हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे वर्ण हैं, बहुत सारे संयुक्त व्यंजन हैं जिनके 2 रूप हैं, जैसे अ और अ, ऐसे अ ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी। ये क्या है? क और ता को मिलाकर कत और कत, र और हन और हन, ट और टट, जाए और जाए। ऐसे में शिष्ट और सुशिक्षित व्यक्तियों द्वारा व्यवहार में लाया जाने वाला भाषा रूप ही स्वीकार किया जाता है। भाषा का यह व्यवस्थित रूप उसका मानक रूप कहलाता है। तो जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, जो साहित्य की रचना करते हैं, जो कि एक सर्वमान्य स्थान दिलवाते हैं हिंदी को, वो जो रूप का प्रयोग करते हैं वही मानक रूप बन जाता है। अब आते हैं भाषा के अंग। मनुष्य के विचारों की अभिव्यक्ति के लिए भाषा जिनका आश्रय लेती है वे भाषा के अंग कहलाते हैं। ये हैं ध्वनि,
वर्ण, शब्द, वाक्य और लिपि। तो जब भी मनुष्य को अपने विचारों को व्यक्त करना पड़ता है, वो किसी ना किसी माध्यम का सहारा लेता है, वो है भाषा। और भाषा जिसका सहारा लेती है वो है भाषा के अंग 5 है: ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य और लिपि। लिपि का परिचय आप पीछे प्राप्त कर चुके हैं, मतलब किसी भी भाषा को लिखने का तरीका लिपि है। अब और ध्वनि के बारे में जानते हैं। ध्वनि, ध्वनि भाषा का मूल है। किसी भाषा में प्रयुक्त होने पर ध्वनि वर्णों तथा शब्दों का ज्ञान करवाकर भाषा का रूप ले लेती है। इस प्रकार मौखिक भाषा के अंतर्गत छोटे से छोटे रूप को ध्वनि कहा जाता है। तो ये मूल इकाई है भाषा की, जो ध्वनि है। और जब इसको हम लिखते हैं तो ये वर्णों का रूप लेती है, शब्दों का रूप लेती है, वाक्यों तक का रूप ले लेती है। इसलिए जो छोटा सा छोटा रूप है भाषा का, वही ध्वनि है। अब आते हैं वर्ण या अक्षर। ये मुख से उच्चारित ध्वनियों के प्रतिनिधियों के रूप में ऐसे छोटे छोटे चिन्ह होते हैं जो भावों को अभिव्यक्ति या अर्थ प्रदान करते हैं, जैसे क, च, ट आदि। बढ़िया अक्षर बच्चों भाषा की मूल इकाई होती है, और ये जो हमारे मुख से ध्वनियां निकलती है उनको एक लिखित रूप प्रदान करते हैं। छोटे छोटे से चिन्ह होते हैं। आ से लेकर ह तक हमारी सारी ये वर्ण है और अक्षर है। अब आते हैं शब्द। सार्थक ध्वनियों का वर्ण समूह शब्द कहलाता है, जैसे र, जमा अ, जमा म, जमा राम। इसी प्रकार घर, आंगन, पुस्तक, कमल आदि। जो हमारे मुख से निकलने वाली अर्थ वाली जो ध्वनियां हैं, जब हम उनको एक समूह में व्यवस्थित कर दे तो वो शब्द कहलाता है। इसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है, जैसे राम, घर, आंगन, पुस्तक, कमल आदि। अब आते हैं वाक्य। वक्ता के आशय को पूरी तरह स्पष्ट करने वाला शब्द समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य भाषा रचना का महत्वपूर्ण अंग है। यही भाषा को पूर्णता प्रदान करता है। उदाहरण देखिए, परशुराम शिव जी के उपासक थे। भगवान के अवतार के अनेक कारण हुआ करते हैं। तो जो बोलने वाला व्यक्ति है, तो जब वो बोले तो उसकी बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए, ऐसे शब्दों के समूह को वाक्य कहा जाता है, जो कि अर्थ देते हैं। हम मतलब दूसरे जो वक्ता उसकी बात को समझाने का कार्य करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये भाषा का महत्वपूर्ण अंग कहा जाता है इनको। इसी से भाषा को पूर्णता मिलती है, मतलब पूर्ण होती है भाषा। जैसे हमने उदाहरण पढ़ा, परशुराम शिव जी के उपासक थे। भगवान के अवतार के अनेक कारण हुआ करते हैं। अब आता है व्याकरण। व्याकरण हम किसे कहेंगे? भाषा मनुष्य जीवन के लिए अनिवार्य है। शिक्षित और अशिक्षित सभी भाषा का प्रयोग करते हैं, परंतु दोनों के द्वारा किए जाने वाले शब्दों के प्रयोग तथा वाक्य विन्यास में अंतर होता है। व्यक्ति अपनी सुविधानुसार इनका प्रयोग करता है। नित्य प्रयोग के कारण उसमें सदैव स्थिरता नहीं रहती। इस हेतु भाषा को व्यवस्था प्रदान करने हेतु कुछ नियमों की स्थापना की जाती है। तो मनुष्य के लिए भाषा बहुत अनिवार्य है, क्योंकि अगर उसको अपने भावों को, विचारों को बताना हो तो वो भाषा के माध्यम से ही तो बताता है। लेकिन जो एक पढ़ा लिखा मनुष्य है और एक जो बिना पढ़ा लिखा मनुष्य है, वो दोनों जो भाषा का प्रयोग करेंगे उनमें काफी अंतर होगा, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार भाषा को बोलता है। इसलिए भाषा को में स्थिरता नहीं आती। अगर भाषा को में स्थिर बनाना है, शुद्ध बनाना है, तो हमें व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। तो व्याकरण ऐसा शास्त्र है जो कि भाषा को एक स्थिर रूप प्रदान करता है। उसमें उसके द्वारा भाषा के लिए नियमों की स्थापना की जाती है। उन नियमों के आधार पर भाषा प्रयोग में स्थिरता रहती है, स्थिरता बनी रहती है। भाषा की ध्वनियां, शब्द, पद, वाक्य रचना के नियम पृथक पृथक होते हैं। किसी भाषा के सब नियमों को एकत्र करना, उन्हें पाठकों को समझाना तथा भाषा का मानक रूप स्थापित करना व्याकरण का कार्य होता है। इस प्रकार सामान्य रूप में हम कह सकते हैं, किसी भाषा की नियमावली को उसका व्याकरण कहते हैं। तो किस प्रकार से शब्दों, किस प्रकार से वाक्यों की रचना की जाए, क्योंकि सब चीजों के नियम अलग अलग होते हैं। इन सभी नियमों को एक जगह इकट्ठा करना और सबको समझाना, पाठकों को, जो उस भाषा को जानने का इच्छुक है उसको समझाना, ये सारा काम व्याकरण का ही होता है। मतलब अगर हम कहें तो किसी भाषा के जो नियम हैं उसके बारे में जो जानकारी है हमें व्याकरण ही कराता है। व्याकरण भाषा के नियम नहीं बनाता। किसी भी भाषा समाज के अधिकांश लोग या शिष्ट वर्ग भाषा के जिस रूप का प्रयोग करते हैं उसी को व्याकरण
आधार मानकर उस भाषा के व्याकरण की रचना करता है। इस प्रकार व्याकरण मूलतः समाज द्वारा सिद्ध प्रयोग का ही अनुसरण करता है। वह स्वयं अपने नियम बनाकर समाज को प्रयोग करने को नहीं कहता। व्याकरण के विभिन्न नियमों के स्थिर होने से भाषा में मानकता आती है, जो भाषा को परिनिष्ठ बनाने में सहायक होता है। तो बच्चों, अगर हम इस सारी बातों को संक्षेप में समझे तो इसका मतलब यही है कि व्याकरण ऐसा शास्त्र है जो हमें भाषा के नियमों की जानकारी देता है, और जो व्याकरण के नियम है उसके खुद के द्वारा नहीं बनाए गए, बल्कि जो समाज में शिष्ट लोग यानी कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं उसी के आधार पर व्याकरण की उन्होंने रचना की, व्याकरण के उन्होंने नियम बनाए। और व्याकरण वही चीजें हमें और वही चीजें और लोगों को समझाने का कार्य करता है। अगर हम किसी भाषा के व्याकरण को नहीं जानते तो हम उस भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ना बोलना नहीं सीख सकते। व्याकरण के ज्ञान से भाषा का ठीक ठाक प्रभावशाली प्रयोग करने की सामर्थ्य उत्पन्न होती है तथा भाषा प्रयोग के विभिन्न नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। तो व्याकरण ही हमें भाषा का सही से प्रयोग करना सिखाता है, उसके नियमों को बताता है। अब आते हैं व्याकरण के विभाग। व्याकरण हमें भाषा के संबंध में जो ज्ञान कराता है उसके तीन भेद है, तीन प्रकार से कराता है। ध्वनि, शब्द और वाक्य। ध्वनि के योग से पदों और पदों के सार्थक योग से वाक्यों का निर्माण होता है। व्याकरण में इन सभी का विवेचन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया जाता है: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। मतलब सारी चीजें हमें बताता है व्याकरण, और व्याकरण के तीन प्रकार से हमें जानकारी देता है। ये हमें ध्वनि के बारे में, शब्द के बारे में और वाक्यों के बारे में बताता है। तो हम तीन शीर्षक के अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं। पहला होता है वर्ण विचार, दूसरा होता है शब्द विचार और तीसरा होता है वाक्य विचार। तो वर्ण विचार में हम क्या क्या जानते हैं बच्चों? इसके अंतर्गत अक्षरों, वर्णों के आकार, उच्चारण, वर्गीकरण तथा उनके मेल से शब्द बनाने के नियम आदि का उल्लेख किया जाता है कि किस प्रकार से अक्षरों की रचना हो, किस प्रकार का उनका आकार प्रकार हो, किस प्रकार से हम उन्हें बोलें, कि उनके कितने भेद हैं। ये सारे नियम हम वर्ण विचार में सीखते हैं। शब्द विचार में हम बच्चों जानते हैं, इसके अंतर्गत शब्द से संबंधित उनके भेदों को जानते हैं। उत्पत्ति, व्युत्पत्ति तथा रचना आदि का उल्लेख किया जाता है। मतलब शब्द की रचना कैसे हो, उसकी उत्पत्ति कैसे हो, ये सारी बातें हम शब्द विचार में सीखते हैं। शब्दों को किस प्रकार से लिखा जाए, उच्चारण किया जाए, ये सब हमें शब्द विचार सिखाता है। तीसरा आता है वाक्य विचार। इसके अंतर्गत वाक्य से संबंधित उसके भेद, उपभेद, उनके संबंध, वाक्य विश्लेषण, संश्लेषण, वाक्यों की शुद्धता, अशुद्धता, विराम चिन्हों आदि के बारे में विचार किया जाता है। मतलब वाक्य विचार हमें सिखाता है कि शब्द को मिलाकर किस प्रकार से वाक्यों की रचना हुई है, उनके कितने प्रकार हैं, उनको किस प्रकार से अन्य चीजों के साथ उनका संबंध है, वाक्यों का विश्लेषण किस प्रकार से किया जाए, शुद्धता, अशुद्धता, विराम चिन्ह, सब हमें वाक्य विचार ही समझाता है। अब बच्चों हमने ये समझ लिया, अब हम अगला प्रकरण पढ़ेंगे जो है वर्ण। मौखिक भाषा में जिसे ध्वनि कहते हैं, लिखित भाषा में वही ध्वनि वर्ण कहलाते हैं। इस प्रकार लिखित भाषा की उस छोटी से छोटी मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसके खंड ना किए जा सके। तो जब भी बच्चों हम मौखिक भाषा बोलते हैं तो हमारे मुख से ध्वनियां निकलती हैं, और वही ध्वनियां जब लिखित रूप ले लेती हैं तो वो वर्ण या अक्षर बन जाती हैं। तो लिखित भाषा की उस छोटी से छोटी ध्वनि को, मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसके हम टुकड़े ना कर सके। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई हैं। उदाहरणतः अ, क, त, प, ट आदि वर्ण हैं, इनके और खंड नहीं किए जा सकते। तो सबसे छोटी इकाई है, आ से लेकर हा तक हमारे जितने भी वर्ण हैं वो सब क्या हैं? वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है और वही वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। अन्य उदाहरण देखिए, जल पीजिए। इस वाक्य में जल नाम संज्ञा है और पीजिए क्रियापद है। इन दोनों पदों के संयोगों को पृथक करने पर मूल अवयव निकल आते हैं जो वर्ण है। अभी हमने एक उदाहरण पढ़ा, जल पीजिए, इसमें दो शब्द प्रयोग हुए, जल और पीजिए। अगर हम इनको अलग अलग करके लिखे तो ध्वनियां निकल कर आएंगी। जैसे जल, जा जमा अ जमा ल जमा आ, ठीक है, पहले पद में चार ध्वनियां, तथा पीजिए पा जमा ई जमा ज जमा ई जमा ए, दूसरे पद में पांच ध्वनियां हैं। ये ध्वनियां ही वर्ण कहलाती हैं, इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो हमने जाना कितनी ध्वनियां हैं? पांच, एक में पांच, एक में चार, और यही ध्वनियां वर्ण कहलाती हैं क्योंकि हम इसके और ज्यादा टुकड़े
नहीं कर सकते हैं। अब आती है वर्णमाला। वर्णमाला, वर्णमाला शब्द वर्ण जमा माला से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है वर्णों का समूह। किसी भाषा में जितने वर्णों का प्रयोग होता है उन सबको एक निश्चित क्रम व्यवस्था में मिलाने पर वर्णमाला बनती है। तो बच्चों, वर्णमाला दो शब्दों से मिलकर बना है, वर्ण और माला से, जिसका अर्थ है वर्णों का समूह। जब हम उस भाषा के सभी वर्णों को एक निश्चित क्रम में स्थित कर देते हैं, निश्चित क्रम में लिख देते हैं, इसी व्यवस्था को वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला के स्वरूप निम्न प्रकार है। हिंदी वर्णमाला किस प्रकार से होती है देखते हैं, चलिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमारे आते हैं स्वर और व्यंजन, ठीक है, स्वर व्यंजन, और इसके अलावा अनुस्वार विसर्ग ये सब भी आते हैं। तो सबसे पहले स्वर कौन कौन से होते हैं बच्चों? स्वर अ ई उ री ए आई ओ और औ, ये है स्वर। फिर आते हैं इसमें अनुस्वार। अनुस्वार यानी कि अंग आता है। उसके बाद आता है विसर्ग, अहा, विसर्ग अहा, ये दोनों अयोग भा के अंतर्गत आते हैं। फिर आते हैं व्यंजन, जो हमारे व्यंजन वर्ण है, और कौन से? क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ और ण। नेक्स्ट जो आते त थ द ध ना, ठीक है। इसके बाद आते प फ ब भ और मा, ये हैं य र ल और व, ये हो गए। उसके बाद आते श श स श और लास्ट है हमारा हा। ये हमारी हो गई हिंदी वर्णमाला। तो बच्चों, ये जो नीचे वाले जो व्यंजन है इनके 5 वर्ग बनाए जाते हैं, का से लेकर मा तक 5 वर्ग, और हर वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं, और इनका जो पहला वाला जो वर्ण होता है उसके हिसाब से इनका उच्चारण, नाम है वर्ग का, मतलब क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग, जो पहला वर्ण आया है। अब आते हैं, एक होते हैं आगत। आगत यानी कि जो किसी दूसरी भाषा से हमारी हिंदी भाषा में आ गए हैं, वो आगत वर्ण कहलाते हैं। औ क ख ग ज और प, ये आगत है। अब आते हैं संयुक्त व्यंजन, जिनकी संख्या 4 है। श त्र ज्ञ श्र, तो ये 4 हैं, ठीक है। और ये बनी कैसे? श, जो श बनाए वो क में श मिलाकर, त्र में ता और र, ज्ञा में ज और या, तथा श्र में श और र ध्वनियां है, मतलब ये दो दो वर्णों को मिलाकर बनाए गए हैं। अब आते अन्य, ण और ण, ये अन्य है, अतिरिक्त वर्ण भी इन्हें कहा जाता है, क्योंकि ये टवर्ग में हमारे जो ड और ढ है उनके नीचे बिंदु लगाकर बने हैं। अब आता है हल चिन्ह। हल चिन्ह, हल चिन्ह किसे कहते हैं? ध्यान रहे कि सभी व्यंजनों में आ स्वर निहित होता है, जैसे क जमा अ क। अतः किसी व्यंजन को स्वर रहित करने के लिए उसके नीचे हल चिन्ह लगाया जाता है। तो मतलब बच्चों, हमारे जितने भी व्यंजन होते हैं ना, व्यंजन वर्ण, उन सभी में अ वर्ण मिला रहता है। और अगर हम बहुत सारे ऐसे वर्ण होते हैं जब हम उनको मात्राओं के साथ लिखते हैं, लेकिन अगर हमें मात्रा ना लगानी हो, स्वर हटाना हो व्यंजन में, तो उसके नीचे छोटी सी रेखा खींची जाती है, जिसको हल चिन्ह कहा जाता है। अब आते हैं वर्ण भेद। भाषा की ध्वनियों का उच्चारण होठों से लेकर गले के विभिन्न उच्चारण अवयवों की सहायता से होता है। उच्चारण की दृष्टि से वर्णों के 2 भेद माने गए हैं, स्वर और व्यंजन। जब भी हम वर्णों का उच्चारण करें तो हमारे मुख के अंदर बहुत सारे भाग हैं, उनके आधार पर ही उच्चारण किया जाता है, और ये 2 भागों में व्यक्त है। उच्चारण की दृष्टि से देखें तो हम स्वर और व्यंजन। सबसे पहले जानते हैं स्वर के बारे में कि स्वर क्या होते हैं। वह ध्वनि जो किसी अन्य ध्वनि की सहायता के बिना स्वतः बोली जा सके स्वर कहलाती है। तो ऐसी ध्वनि को स्वर कहा जाता है जिसके लिए हमें किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती। इस प्रकार जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से हो जाता है वे स्वर कहलाते हैं। तो स्वर वर्ण वो हैं जिसमें हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ रही बोलने के लिए। इनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली हवा बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। हिंदी में निम्नलिखित 11 स्वर है। तो जब भी हम इनका उच्चारण करेंगे ना, मुख से जो हवा निकलेगी, सांस निकलेगी, उसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी उसको निकलने में।
11 है इनकी संख्या। कौन कौन से? अ ई उ री, ए, आई, ओ और औ। अब आते हैं स्वरों के भेद, यानी कि जो हमारे स्वर हैं वो कितने प्रकार के हैं। उच्चारण की दृष्टि से स्वरों के निम्नलिखित भेद है। जो उच्चारण करते हैं, जो हम बोलते हैं, वो है हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लूत स्वर। 3 है ये। सबसे पहले हर्ष स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय अर्थात एक मात्रा काल लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। अ ई उ री, मतलब हम इनको बोलने में बहुत कम समय लगाए, एक मात्रा काल का समय लगे, वो है हर्ष स्वर। हर्ष का अर्थ छोटा होता है। अ ई उ री, ये 4 है। अब आते हैं दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष से दुगना समय लगता है इन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है, जिनमें 2 गुना समय लगे हर्ष की तुलना में। आ ई उ ए आई ओ औ, संख्या 7 है। नेक्स्ट आता है प्लूत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लूत स्वर कहते हैं। 3 गुना समय लगता है इनमें। प्लूत रूप का निर्देश करने के लिए स्वर के आगे 3 का अंक लिखने की परंपरा रही है, जैसे ओम, परंतु हिंदी में इस प्रकार का प्रचलन नहीं है। तो प्लूत स्वरों का जब भी हम उच्चारण करेंगे 3 गुना समय लगेगा, और इसको दिखाने के लिए हम उसमें 3 का अंक लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर दिखा है ओम, तो अब लेकिन ये ज्यादा प्रचलित नहीं है ये शब्द। अब आती है अ ध्वनि। अंग्रेजी के अनेक शब्दों का प्रयोग आजकल हिंदी में होने लगा है। कुछ शब्दों जैसे कॉलेज, डॉक्टर, हॉल आदि में अ ध्वनि पाई जाती है। यह ध्वनि आ और ओ के बीच में स्थित है। इसका प्रयोग अंग्रेजी के शब्दों के लिए होता है। तो बच्चों, एक ध्वनि हमारी हिंदी में आ गई है जिसको अ ध्वनि कहते हैं। जो अंग्रेजी से हिंदी भाषा में शब्द आए उनमें इस ध्वनि का प्रयोग होता है। आ और ओ के बीच की ध्वनि है, ठीक है, जैसे डॉक्टर, हॉल। आप देखिए इनमें अ ध्वनि आई। अब आते हैं स्वरों की मात्राएं। शब्दों को लिखते समय स्वर का प्रयोग 2 रूपों में किया जाता है। जब भी हम स्वरों को लिखेंगे वो 2 रूपों में प्रयोग होंगे। कौन कौन से? स्वर अपने मूल रूप में, अब आ जमा बा आम, आ जमा मा इमली, ई जमा मली, और ओ जमा र औरत, ओ जमा रत आदि, मतलब मूल स्वर में। यहाँ अ ई ओ औ अपने मूल रूप में है। मतलब जैसे वो लिखे जाते हैं वैसे ही लिखे जाएंगे। और इनका एक दूसरा रूप भी होता है बच्चों, स्वर मात्रा के रूप में। यानी कि जब ये अपने मूल रूप में रहते तो वैसे ही लिखा जाता है, लेकिन जब इनको हम व्यंजनों के साथ जोड़ देते हैं तो ये अपना रूप परिवर्तित कर लेते हैं और मात्रा बन जाते हैं। जैसे राजा, रा जमा अ जमा अ जमा जा जमा आ राजा, कील, का जमा ई जमा ला कील। इन शब्दों में आ तथा ई स्वरों का प्रयोग मात्रा के रूप में हुआ। मात्रा के रूप में लिखते समय व्यंजन के साथ स्वर का जो रूप जोड़ा जाता है उसे मात्रा कहते हैं। यानी कि व्यंजन के साथ इनका जो रूप प्रयोग करते हैं वही मात्रा है। स्वरों की मात्राएं निम्न प्रकार हैं। तो बच्चों, स्वरों की मात्रा इस प्रकार की होती है, एक तालिका के माध्यम से बताया गया है। तालिका को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर हमें 3 कॉलम दिख रहे हैं। एक में स्वर लिखे हैं, दूसरे में मात्राएं लिखी है और तीसरे में उनका प्रयोग दिखाया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं। तो बच्चों, जो आ स्वर होता है ना उसकी कोई मात्रा नहीं होती, ठीक है। कल और जल इससे बनने वाले शब्द हैं। दूसरा हमारा आता है अ, जिसकी मात्रा ये है खड़ी पाई के रूप में। काल और जाल इससे बनने वाले शब्द है। ई, जो कि इस प्रकार की इसकी मात्रा है। किसान और जिस इससे बनने वाले शब्द। ई की ध्वनि आएगी बच्चों। जब भी मात्राएं लगती हैं तो उस व्यंजन के बाद वो वही ध्वनि प्रदान करती हैं उसे, ठीक है। ई ऐसी मात्रा होगी। कील, जीभ। ऊ की मात्रा इस प्रकार की होगी। कुल, रुख। बड़ा ऊ इस प्रकार की मात्रा का प्रयोग होगा। और सूत, रूप। री की मात्रा इस प्रकार की होती है बच्चों। कृपा, गृह इससे बनने वाले शब्द है। ए की मात्रा इस प्रकार से होती है, वर्णों के ऊपर आती है। केला, घेर इससे बनने वाले शब्द है। आई की मात्रा इस प्रकार की होती है, 2 मात्राएं ऊपर लगती हैं। सैर और बैल इससे बनने वाले शब्द हैं। ओ की मात्रा इस प्रकार की होगी। चोर और गोयल इस प्रकार के जो शब्द हैं इससे बनते हैं ओ की मात्रा से। औ की मात्रा ऐसी होती है, 2 मात्राओं के रूप में वर्ण के ऊपर लगती है। कौशल और कौन इससे बनने वाले शब्द है। नेक्स्ट है विशेष।
आ की मात्रा नहीं होती, सभी व्यंजन आ को मिलाकर ही बोले जाते हैं। आ रहित व्यंजन के नीचे हल का चिन्ह लगा देते हैं। जब भी हम व्यंजन को स्वर रहित लिखते हैं तो उसके नीचे हलंत आता है, छोटी रेखा आ जाती है। ऊ की मात्राएं रै के साथ मध्य में लिखी जाती हैं, जैसे रुख, रुपया, रूप आदि। तो रा की मात्रा ना तो नीचे आएगी ना ऊपर आएगी, वो उसके साथ ही बीच में ही लगेगी उसके साथ, जैसे यहाँ पर देख रही है आप, रुख, रुपया, रूप। री की मात्रा रै के साथ नहीं जोड़ी जाती है, कभी भी र वर्ण के साथ री की मात्रा नहीं आती। शा के साथ री की मात्रा जुड़ने पर भिन्न रूप बनता है। अगर हम श वर्ण के साथ जोड़ें, जैसे शा में अगर हम री जोड़ देंगे तो श्री, ऐसा वाला रूप बनेगा। उत्पत्ति या रचना के आधार पर स्वर भेद। उत्पत्ति के आधार पर स्वर के दो भेद हैं। मूल स्वर, संधि स्वर, यानी कि जो स्वरों की उत्पत्ति हुई है उसके आधार पर दो प्रकार हैं। पहले होते हैं मूल स्वर, जो स्वर दूसरों के मेल से नहीं बने, उन्हें मूल स्वर कहते हैं। ये चार है, आ ई ऊ री, मतलब इसमें किसी अन्य स्वर का योग नहीं होता। चार है इनकी संख्या, आ ई ऊ री। संधि स्वर, संधि मतलब जोड़ होता है, मेल होता है। जो स्वर दो या दो से अधिक मूल स्वरों के योग से बने हैं, मेल से बने हैं, उन्हें संधि स्वर कहते हैं। जिनमें दो स्वर मिले हैं या दो से अधिक स्वर मिले हैं, जैसे ये हैं आ जमा अ, ई जमा ई, ऊ जमा ऊ, ए, आ जमा ई, आई, आ जमा ए, ओ, आ जमा ऊ, और औ, आ जमा ओ। ये है हमारे संधि स्वर, जोड़कर बने हैं। अब आते हैं अयोग, वह, अंग और अह। हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजनों के अतिरिक्त दो अन्य वर्ण भी हैं, अंग और आहा। इन दोनों का प्रयोग स्वरों के बाद होता है। ये न तो स्वरों की गणना में आते हैं और न ही व्यंजनों में स्थान पाते हैं। स्वरों के साथ प्रयोग किए जाने के कारण ये व्यंजन भी नहीं बन पाते, तथा स्वतंत्र रूप से प्रयोग न किए जाने के कारण इन्हें स्वर भी नहीं कहा जा सकता। इसीलिए इन्हें अयोग वहा कहा गया है। तो अंग और अह ये दो ध्वनियां हैं जो ना तो स्वर में आती हैं और ना ही व्यंजन में आती हैं, इसीलिए इनको अयोग वहा कहा गया है। ये स्वरों के बाद प्रयोग की जाती है, हमारे वर्णमाला में इनका स्थान स्वरों के बाद है। अब आते हैं अनुस्वार। यह अंग अपने पूर्व वर्ण के ऊपर बिंदु के रूप में प्रयुक्त होता है, जैसे हंस, कंठ, गंगा, अंगूर, अंग आदि। इसका उच्चारण स्वर के बाद होता है तथा ध्वनि नाक से निकलती है। तो बच्चों जो अंग है उसके बारे में जानते हैं, जिसको अनुस्वार भी कहा जाता है। तो ये हमेशा किसी भी वर्ण के ऊपर लगता है बिंदु के रूप में। जैसे अगर हम पढ़े हंस, कंठ, गंगा, अंगूर, अंग आदि, और इसका उच्चारण हमेशा स्वर के बाद होगा, और ध्वनि, अनुस्वार की ध्वनि हमेशा नाक से निकलती है, नाक से हवा निकलती है। जबकि अनुनासिक में क्या होता है, अनुनासिक जो एक चंद्र बिंदु है, अनुनासिक का उच्चारण सभी स्वरों के साथ होता है। इसका चिन्ह चंद्र बिंदु है। इसका उच्चारण अनुस्वार की अपेक्षा हल्का होता है। इसका उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है, जैसे हंस, आंख आदि। तो जो अनुनासिक है चंद्र बिंदु के रूप में लगता है, और इसका जब हम प्रयोग करते हैं तो जो हमारी सांस है वो नाक से भी निकलेगी हल्की सी और मुख से भी निकलेगी। और उदाहरण है हस, आंख आदि। अगला है हमारा विसर्ग। विसर्ग का उच्चारण ह की भांति होता है। यह भी अनुस्वार की भांति स्वरों के बाद प्रयुक्त होता है। आजकल हिंदी की प्रकृति से विसर्गों का कोई संबंध नहीं रहा। इनका प्रयोग केवल संस्कृत के मूल शब्दों के साथ होता है, जैसे प्रातः, नमः आदि। तो उच्चारण ह के समान ही होता है और हमेशा स्वरों के बाद ही इनका प्रयोग होता है। और ज्यादातर हमारी हिंदी भाषा में ऐसे शब्द नहीं दिखाई देते हैं जिसमें ह लगा हो। तो कुछ शब्द हैं जो संस्कृत से आए हैं, उनमें इसका प्रयोग होता है, जैसे प्रातः, नमः आदि। अब आते हैं व्यंजन। हमारा अगला प्रकरण है व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु रुकावट के साथ बाहर निकलती है और उनके स्पष्ट उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। अब बच्चों व्यंजन किसे कहेंगे, जब हमारे मुख से जो वायु निकल रही है, जब हम ध्वनियों का उच्चारण कर रहे हैं और उसके रास्ते में रुकावट आ रही है और उनको बोलने में हमें स्वरों का मतलब स्वरों की सहायता लेनी पड़ रही है, वही व्यंजन है। व्यंजनों के भेद अब जानते हैं कितने प्रकार के हैं। व्यंजनों के अग्रलिखित तीन भेद है, तीन प्रकार के हैं। पहले स्पर्श व्यंजन है, दूसरे अंतःस्थ व्यंजन और तीसरे ऊष्म व्यंजन है। जानते हैं सभी के बारे में। सबसे पहले आते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का शाब्दिक अर्थ है छूना।
जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये क से मा तक है, इनकी संख्या 25 है। जब भी हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीभ है मुख के किसी न किसी भाग को छूती है और इनकी संख्या 25 है। 5 वर्ग बनाए गए हैं इनके 25 संख्या के अनुसार। ठीक है, अब आते हैं अंतःस्थ व्यंजन। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह नहीं छूती तथा इनके उच्चारण में श्वास का अवरोध बहुत कम होता है। इनकी संख्या 4 है, य, र, ल, व। तो जब हम इनका अंतःस्थ व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो जो हमारी जीभ है किसी भाग को पूरी तरह नहीं छुएगी, हल्का सा उसके पास आकर वापस आ जाएगी। 4 होती है संख्या, य, र, ल और व। अब आते हैं ऊष्म व्यंजन। इन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख के विशेष भागों को स्पर्श करने के कारण गर्म हो जाती है, इसीलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या 4 है, श, श, स और हा। तो बच्चों जब हम ऊष्म व्यंजनों का उच्चारण करेंगे तो जो हमारी जिह्वा है वो मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करके रगड़ खाती हुई उससे वायु निकलेगी, जिससे गर्मी उत्पन्न हो जाएगी, इसीलिए इनका नाम ऊष्म व्यंजन रखा गया है। संख्या में 4 होते हैं। यहाँ पर एक तालिका के माध्यम से भी व्यंजनों को बताया गया है। कौन कौन से, चलिए पढ़ते हैं। पहले तो हो गए हमारे स्पर्श व्यंजन जो है 25। इनके 5-5 के वर्ग बनाए जाते हैं। 5 वर्गों के नाम है कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। जो वर्ण पहले आता है उसके आधार पर ही वर्ग का नाम रखा गया है। कौन कौन से, क, ख, ग, घ, अंगा, कवर्ग। च, छ, ज, झ, इया, चवर्ग। ट, ठ, ड, ढ, ण, टवर्ग। त, थ, द, ध, न, तवर्ग। प, फ, ब, भ, म, पवर्ग। ठीक है, इसी के आधार पर नाम है। ये सारे हमारे हैं स्पर्श व्यंजन। फिर आते य, र, ल, व। ये हैं 4 अंतःस्थ व्यंजन, संख्या 4 है। फिर आते श, श, स, ह। ये है ऊष्म व्यंजन और इनकी संख्या भी 4 है। अब इसके बाद आते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन हम किसे कहते हैं, 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के संयोग से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। यानी कि जिनमें 2 या 2 से अधिक व्यंजनों का प्रयोग किया जाए। तो वो 4 होते हैं ये हमारे, कौन कौन से, श, श, क, जम, श बराबर अ। और इससे बनने वाला शब्द है क्षत्रिय, त्र, त, जम, र, जम, अ, त्राण। ज्ञा, ज, जमा, इया बरा जमा अ, ज्ञान इससे बनने वाला शब्द है। और श्र, श, जमा, र, जमा अ, श्रवण इससे बनने वाला शब्द है। अब आते हैं द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं, द्वित्व व्यंजन जो व्यंजन 2 समान व्यंजनों के संयोग से बनते हैं वे द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जैसे 2 एक जैसे व्यंजन आपस में मिल जाते हैं और वो द्वित्व रूप धारण कर लेते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, एक व्यंजन जो पहले आएगा वो आधा लगेगा, दूसरा व्यंजन पूरा लगेगा। ठीक है, जैसे क, कक, क, जमा का, मक्का, चक्कर, चक्की, शक्कर इससे बनने वाले शब्द है। तत, त, जमता, पत्ता, कुत्ता, सत्तर इससे बनने वाले शब्द है। लिल, ल, जमला, गल्ला, हल्ला, तलीन इससे बनने वाले शब्द है। अब आती है स्वनिम ध्वनियां। हिंदी में कुछ अन्य ध्वनियां भी विकसित हो गई हैं, ऐसी ध्वनियों को स्वनिम ध्वनियां कहते हैं। ण, ण स्वनिम ध्वनियां हैं। बच्चों ये जो ण और ण है ना, इनको अतिरिक्त ध्वनियां भी कहते हैं। क्यों, और स्वनिम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ड और ढ से बनाए गए, मतलब अपनी ही ध्वनियों से नई ध्वनियों बनी है। ये दोनों ड ढ से विकसित हुई है। उच्चारण के समय ड ढ ध्वनियां शब्द के शुरू में तथा शब्द के बीच में संयुक्त व्यंजनों के रूप में आती हैं। शब्द के बीच तथा अंत में ये ण ण में बदल जाती है। मतलब अगर शुरुआत में होंगी ये ध्वनियां तो ड और ढ के रूप में ही रहेंगी, लेकिन अगर ये बीच में आएंगी तो ये ण ण बन जाएंगी। जैसे ड ढ ण, डमरू, डलिया, अड्डा। ये तो हो गई जब ये शुरू में या बीच में आती है, और जब अंत, बीच में और अंत में आती है सड़क, पकड़, मोड़ आदि। ऐसी ढ और ण, ढक्कन, ढेर, गड्ढा, गढ़, पड़ आदि। क्योंकि अगर ड आएगा शुरू में आएगा तो ड रहेगा, अंत में बीच में आएगा तो ण बन जाएगा, और बीच में भी ड रहता है कई कई शब्दों में ये। ठीक है,
इसके बाद आती है एक बच्चों आगत ध्वनियां। हिंदी में ऐसी ध्वनियां जो पहले प्रयोग में नहीं थी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि शब्दों के कारण प्रयोग में आने लगी हैं, इन्हें आगत ध्वनियां कहते हैं। तो ऐसी ध्वनियां जो पहले तो प्रयोग में नहीं की आती थी, प्रयोग नहीं की जाती थी, लेकिन जब से हमारी भाषा पर अरबी, फारसी, अंग्रेजी शब्दों का प्रभाव पड़ा है, ये हमारी भाषा में प्रयुक्त होने लगी हैं। दूसरी भाषा से आई हुई ध्वनियां आगत ध्वनियां हैं, जैसे क, ख, ग, ज, फ आदि आगत व्यंजनों के रूप में हिंदी में प्रस्तुत किए जाते हैं, और इससे बनने वाले शब्द है ताक, फन, बाग आदि आगत ध्वनियों के उदाहरण है। इसी प्रकार अंग्रेजी की और ध्वनि भी आगत ध्वनि है। ठीक है बच्चों, हमने पाठ को अच्छे से समझकर पढ़ लिया है। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। पहला प्रश्न पढ़ते करने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं देने हैं अपनी अभ्यास पुस्तिका में सुंदर अक्षरों में। ऐसे और भी प्रश्न हैं जैसे लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इनके भी उत्तर आप स्वयं देने का प्रयास करेंगे। अब हम प्रश्न घ करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे पढ़ते हैं और करने का प्रयास करते हैं। निम्नलिखित स्तंभों में अ में भाषा तथा बा में संबंधित लिपि के नाम दिए गए हैं, भाषाओं के सामने उनकी ठीक लिपि लिखिए। तो यहाँ पर अ और बा दो कॉलम है, एक में भाषा लिखी है, एक में उसकी लिपि लिखी है, तो हमें सही करके लिखना है। तो अरबी, अरबी भाषा की लिपि क्या होती है? फारसी। ठीक है, ये हो जाएगी अरबी भाषा की फारसी। अंग्रेजी की होती है रोमन। उर्दू, उर्दू की भी फारसी है। और संस्कृत की है देवनागरी। हिंदी की भी देवनागरी। और पंजाबी की होती है कौन सी? गुरुमुखी। ठीक है, अब यहां पर हम भाषाएं लिख लेते हैं एक बार। अंग्रेजी, अरबी, हिंदी। अगला है हमारा गुरुमुखी। गुरुमुखी की क्या होती है? पंजाबी, देवनागरी, संस्कृत, और फारसी, फारसी उर्दू। तो बच्चों ये हो गया। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कट। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। शुद्ध रूप लिखने हैं तो यहाँ लिखा है मधु, छोटा उ की मात्रा आएगी मधु में। संसारिक, तो सांसारिक ऐसे लिखा जाएगा, सांसारिक लिखेंगे। अगला है हमारा श्रीमती, तो श्रीमती ऐसे लिखा जाएगा, छोटी की मात्रा आएगी। खाना, खाना नहीं, क्या होता है? खाना। गुरु, यहाँ बड़ा हुआ है, यहाँ पर छोटा हुआ आएगा गुरु। लक्ष्मी, जो श है वो आधा हो जाएगा। चंदर, ऊपर डॉट आएगी, चंदर हो गया। उसके बाद है आज्ञा। आज्ञा कैसे लिखेंगे हम? ऐसे, आज्ञा, आज्ञा हो गया। रंग में केवल अनुस्वार आएगा, अनुनासिक नहीं आएगा। ऊंचा में अनुनासिक आएगा, अनुस्वार नहीं आएगा। पांचवा, पांचवा में ऐसा होगा, अनुनासिक ऐसे, पांचवा। कालिदास, तो बच्चों यहाँ पर जो कालिदास है वो ठीक लिखा हुआ है। तो बच्चों ये कार्य हमने बहुत अच्छे से समझकर पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से जाना कि किस प्रकार से भाषा होती है और किस प्रकार से वर्णों का विन्यास होता है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।